नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और माइक ऑन है। जिन खबरों पर आज माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आपको बताती हूं पहली खबर। अमेरिका का किला क्या ईरान ने ढा दिया है। अमेरिका का वो अभेद्य किला जो कि चलता फिरता सुरक्षा की गारंटी है, क्या उस पर ईरान ने हमला कर दिया है? और उस हमले के साथ साथ क्या ईरान ने यह भी संदेश दे दिया है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, अगर इस किले को ढाया जा सकता है तो कोई भी खत्म हो सकता है? आज इस पर बात करूंगी। इसी के साथ साथ नेतन्याहू जीने नहीं देंगे क्या? नेतन्याहू ने इंश्योरेंस खत्म कर दी है। नेतन्याहू अब खुलकर मोस्तफा खेमनेई के पीछे पड़ गए और कह रहे हैं कि अगर मैं ईरान में होता तो नेताओं की इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करता। इसका सीधा मतलब क्या नेतन्याहू ने फिर से खमेनेई 2 प्लान पर काम करना शुरू कर दिया? आज इसकी बात होगी। और इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि इस्लामाबाद के खिलाफ क्या डेथ वारंट जारी हो गया है। क्या इस्लामाबाद पर अब बॉम्ब गिरने वाले हैं? धमकी तालिबान से यही आई है कि पाकिस्तान की राजधानी पर अब अगला हमला होगा। आखिर तालिबान क्या इस्लामाबाद तक जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? आज ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं उस खबर से जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ऑल आइज ऑन हॉर्मुज, यानी दुनिया की हर नजर इस वक्त हॉर्मुज पर है। और ये इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना काल नजर आने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि यहां पर अमेरिका का वो अभेद्य किला लगातार स्टेशन था जिसे लेकर सुरक्षा की गारंटी अमेरिका दूसरे देशों को देता था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये अमेरिका का वो युद्धपोत है जो चलता फिरता अभेद्य किला है। लेकिन क्या घायल ईरान के घातक प्रहार से समंदर का ये शहंशाह यूएसएस अब्राहम लिंकन घायल हो गया है? अब्राहम लिंकन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है? क्योंकि ईरान के आईआरजीसी ने कहा है मिसाइल और ड्रोन हमले से अमेरिका के फाइटर जेट्स ले जाने में सक्षम जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या यह मुमकिन है? क्या ईरान इस अभेद्य किले को घायल कर सकता है? आईआरजीसी ने एक बयान में कहा कि क्षेत्र में उनसे सैन्य अभियान के दौरान अमेरिकी नौसेना के इस कैरियर जंगी जहाज को निशाना बना दिया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान की समुद्री सीमा से करीब 340 किलोमीटर दूर निशाना बनाया। अब लोग कह रहे हैं कि क्या ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो अब्राहम लिंकन को भी निशाना बना सके? अमेरिका ने दावे का खंडन किया है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को मदद दे रहा है, लेकिन वो हॉर्मुज में नजर क्यों नहीं आ रहा है? आज सवाल ये पूछा जा रहा है। अब्राहम लिंकन को आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बताती हूं कि ये इतना अहम क्यों है, क्यों इसको लेकर इतनी चर्चा हो रही। अमेरिकी बेड़े का सबसे शक्तिशाली जहाज है, पनडुब्बी से लैस जहाज। ये चलता फिरता किला है। आप सोचिए, चलता फिरता एयरपोर्ट है क्योंकि यहां पर सब सुविधाएं हैं और यहीं से प्लेन टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, जंग में जाते हैं, यहीं वापस आकर इनमें ईंधन भरा जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलता है अब्राहम लिंकन। किसी छोटे देश की सैन्य शक्ति के बराबर है ये। एक समय में 90 फाइटर जेट्स ले जा सकता है, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर भी ले जाने में सक्षम है। यानी 90 से ज्यादा जहाज जो आप देख रहे हैं, जरा तस्वीरें भी चलाएंगे। 90 से ज्यादा जहाज। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का प्रमुख जहाज है। गाइडेड मिसाइल क्रूजर डिस्ट्रॉयर इसमें शामिल है। और पश्चिम एशिया में अमेरिकी ताकत का आधार यही है। यानी अमेरिका खाड़ी देशों को सुरक्षा अगर देता है तो इसी अब्राहम लिंकन के दम पर देता है। अगर अब्राहम लिंकन घायल है तो क्या संदेश ईरान दे रहा है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, खाड़ी देश सुरक्षित नहीं। अब्राहम लिंकन को लेकर जो कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सबकी निगाहें क्यों हैं? हॉर्मुज खोलने को लेकर कई देशों की ईरान से बात जारी। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान भी सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी नौसेना से तालमेल बिठाना होगा। यानी अगर आप ईरानी नौसेना से तालमेल नहीं बिठाएंगे तो आपका जहाज नहीं निकल सकता है। बातचीत करने के बाद ही आप जहाजों को लेकर जा सकते हैं। बयान से साफ है कि ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल है। और ये मैं जो तस्वीर आपको दिखा रही हूं, इसी कंट्रोल के साथ साथ
अब अमेरिका अगर अब्राहम लिंकन यानी कि इस चलते फिरते युद्धपोत से अगर सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो क्या ये बहुत बड़ा खतरा खाड़ी देशों को, देखिए कितने विमान इस पर खड़े हुए हैं, ये सब यहीं से जंग में जाते हैं। अब ईरान का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी नौसेना से तालमेल बिठाना होगा। और वहीं ईरान के यूएन एम्बेसडर ने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करने जा रहे हैं। अब ये बिल्कुल उलट बयान है उससे जो कि कल मुस्तफा खमेनेई के हवाले से आया था। जरा सुनिए इसे। I said we are not going to close the Strait of Hormuz, but it is our inherent right to preserve the peace and security in this waterway, and it is our right. अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप प्रशासन ने ईरान युद्ध के आर्थिक खतरों को कम आंका? पेंटागन और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने ईरान पर हमले की योजना बनाते समय एक बड़ी रणनीतिक चूक की। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने इस बात का सही आकलन नहीं किया कि ईरान जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर सकता है। अगर वो ये कर सकता है तो ये बहुत बड़ा खतरा दुनिया भर के लिए हो सकता है। ये खतरा जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी सरकार भांप ही नहीं पाए। और अब देखिए उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की क्या इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के सबसे बड़े जंगी बेड़े को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वो जंगी बेड़ा जो पूरी की पूरी दुनिया में अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है। अब मैं आपको जरा बता देती हूँ बड़ी खबर क्या है इस सबके बीच। जब हम हॉर्मुज पे कह रहे हैं ऑल आइज ऑन हॉर्मुज, तो भारत में ईरान के राजदूत का बड़ा बयान आया है। ये सुनिए जरा गौर से, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, भारत के लिए। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत को सेफ पैसेज देने पर उनका बयान आया है। मोहम्मद फतह अली बोल रहे हैं कि भारत हमारा दोस्त है, आप जल्द नतीजे देखेंगे, भारत और ईरान के हित साझा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस समय जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज नहीं निकलने दे रहे हैं। ईरान के राजदूत भारत में कह रहे हैं कि अमेरिका, वो ये कह रहे हैं कि भारत और ईरान के साझा हित हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आप जल्द बड़े फैसले देखेंगे। ये बड़ी बात कही जा रही है। अब एक तरफ ट्रंप के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच बदले की आग अभी भी जल रही है। आपको यह बताऊं कि मुस्तफा खमेनेई को लेकर नेतन्याहू का बयान आया है। इसको जरा फुल फ्रेम चला दीजिए। मुस्तफा खमेनेई कह रहे हैं खून का बदला खून से लेंगे, ये कह रहे हैं मुस्तफा खमेनेई। वहीं नेतन्याहू का आज बड़ा बयान आया, वो कह रहे हैं कि मुस्तफा को छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं ईरान में होता तो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू ही नहीं करता। कहने का मतलब ये कि इनका समय भी खत्म हो गया है। तो महायुद्ध में बदला वर्सेस बदला की ये लड़ाई हो रही है। और जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो नेतन्याहू अब अपने प्लान बी यानी खमेनेई 2 के खात्मे का प्लान लेकर आ गए हैं क्या? ईरान इजराइल के बीच चल रही लोकेशन वॉर ये बताती है कि कैसे एक दूसरे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अब जरा इसे समझिए मैं क्या कह रही हूं। ईरान इजराइल के बीच एक लोकेशन वॉर चल रही है, यानी एक दूसरे के ठिकाने ढूंढने की जंग। कौन कहां छिपा है, कैसे वहां तक पहुंचकर इनका खात्मा करना है। आईआरजीसी के आदेश पर बसिस मिलिशिया काम करता है, यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के इशारे पर यह काम करता है। इजराइल को इसी फोर्स की लोकेशन भेजी जा रही है, ईरान के लोग ही भेज रहे हैं लोकेशन, ये कई रिपोर्ट्स बताती हैं। यानी इजराइल अपने लिए ईरान के ही कुछ लोगों का क्या इस्तेमाल कर रहा है, ईरानी खुफिया जानकारी पर भरोसा कर रहा है इजराइल। हाल के हमले इसी जानकारी के आधार पर कर रहा है, यानी वहां से जो जानकारी आ रही है उसका इस्तेमाल इजराइल कर रहा है लोकेशन ट्रेस करने के लिए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्तफा खमेनेई की भी लोकेशन सामने आ गई। तेहरान में बासिस मिलिशिया के ठिकानों पर निशाना इजराइल एक्शन के बाद हो रहा है। यहां पर जो जवाबी रणनीति है, मिडिल ईस्ट में रह रहे ईरानी नागरिकों से अपील की जा रही है। अब देखिए अमेरिका के लिए, अमेरिकी लोगों के लिए अब ईरान में क्या हो रहा है वो भी जरा समझ लीजिए। ईरानी नागरिकों से अपील की जा रही है कि अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन हमें दीजिए, जो यानी जो खाड़ी देशों में ईरानी लोग रह रहे हैं। या फिर यह कहा जा रहा है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अमेरिका का खात्मा हो तो उन अमेरिकन सोल्जर्स की लोकेशन टेलीग्राम पर ईरान को भेजें। आईआरजीसी की जो खुफिया शाखा है उसने ईरानी लोगों से संपर्क किया है अलग अलग देशों में, अमेरिकी बेस से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
और कई समाचार एजेंसीज को दिए बयान में IRGC का दावा है कि हजारों अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन हमें मिल गई है। इसका मतलब क्या है? एक तरफ इजराइल ईरान में लोकेशन ट्रेस कर रहा है उनके बड़े नेताओं की, तो यहां इधर से ईरान अमेरिकी सोल्जर्स की लोकेशन ट्रेस कर रहा है अलग अलग खाड़ी देशों में। होटल और निजी आवासों में ठहरे हुए अमेरिकी सैनिकों की भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है जिससे कि उन्हें टारगेट किया जा सके। ईरान का आरोप है कि यूएस ने जानबूझकर इन लोकेशंस को चुना है ताकि अरब भाइयों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, यानी अरब में खाड़ी देशों में ढाल की तरह वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सवाल है कि अब इस लड़ाई में अगला टारगेट कौन होगा, क्योंकि नेतन्याहू कह चुके हैं अगर उन्हें बीमा करना होता तो वो किसी भी ईरानी नेता का बीमा नहीं करते। क्या नेतन्याहू के टारगेट पर अब मोस्तबा है? ये सारी जानकारियां इसलिए हासिल की जा रही हैं कि अगले टारगेट मोस्तबा होंगे। इजराइल का टारगेट नंबर 1 मुज्तबा खामेनी। नेतन्याहू ने एक बार फिर इशारों में दी धमकी। क्या इजराइल का अगला हमला जूनियर खामेनी पर होगा? ईरान इजराइल के बीच बारूदी खाई गहरी होती जा रही है, जिसमें केवल नजर आ रही है तबाही जो पहले हो चुकी है और जो होने वाली है। आमने सामने हैं इजराइल के पीएम नेतन्याहू और ईरान के रहबर मुज्तबा खामेनी, जो अपने पिता की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बने हैं, लेकिन यही बात उनकी जान पर भारी पड़ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दे दी है, बता दिया है कि उनका अगला टारगेट कौन है, कहां है, किस पर है। I have added another goal. मैंने एक और लक्ष्य निर्धारित किया है। ईरानी जनता के लिए इस भयानक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए परिस्थितियां तैयार करना। परिस्थितियां तैयार करने से ये गारंटी नहीं मिलती कि ऐसा होगा ही, और मैंने अभी उनसे यही कहा। मैंने कहा ये आप पर निर्भर करता है। मैं किसी भी आतंकवादी संगठन के नेता का जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करूंगा। मैं यहाँ अपनी योजनाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देना चाहता। नेतन्याहू के इस बयान के बीच इजरायली सेना खामेनी को लेकर सवाल उठा रही है, पूछ रही है कहां है मुज्तबा खामेनी। IDF ने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा, मुज्तबा लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन उनका चेहरा क्यों नहीं दिखता? क्या मुज्तबा छिपने की कोशिश कर रहे हैं? इजरायली सेना की तरफ से आगे कहा गया कि ईरान के लोगों को यह जवाब मिलना चाहिए कि देश को मौजूदा हालात में क्यों पहुंचाया गया। इजरायली आर्मी की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त आया है जब मुज्तबा खामेनी का पहला मैसेज ईरानी सरकारी मीडिया पर सुनाया गया था और वो खुद कैमरे पर दिखाई नहीं दिए थे। IDF का यह बयान बताता है कि मुज्तबा खामेनी लगातार इजराइल के रडार पर है, टारगेट पर है, क्योंकि ईरान में जूनियर खामेनी के सुप्रीम लीडर बनते ही हमले तेज हो चुके हैं। मुज्तबा ने साफ कर दिया कि ईरान अपने शहीदों का बदला जरूर लेगा। ईरान अपने शहीदों और निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला जरूर लेगा। ईरान उन बच्चियों की मौत का बदला जरूर लेगा जो दुश्मन के हमले में मारी गई। किसी भी शहादत को भुलाया नहीं जाएगा और जब तक न्याय नहीं मिलता संघर्ष जारी रहेगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। जब हमला हुआ तो मेरे पिता कुरान पढ़ रहे थे। जब तक पिता की मौत का बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। सवाल है, क्या ये ईरान के इंतकाम की खूनी चेतावनी है? क्या ईरान वाकई अब घायल शेर की तरह और ज्यादा घातक हो चुका है? क्या अब ईरान इजराइल और अमेरिका को करारा जवाब देने की तैयारी कर चुका है? क्योंकि एक तरफ तो मुज्तबा ने बयान दिया, दुश्मनों से बदला लेने का मैसेज दिया, दूसरी ओर ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया। खामेनी इस बैक का मैसेज देने की कोशिश की गई। शांति उन लोगों के लिए रहेगी जो ईरान और उसके लोगों का भला चाहते हैं। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों को खाली कर देना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता ईरान की ओर से हमले जारी रहेंगे। ईरान और अपने नुकसान का अमेरिका से मुआवजा लेगा। अगर अमेरिका इंकार करता है तो ईरान उसकी संपत्तियों से जब्ती करेगा या उन्हें उसी हद तक नष्ट कर देगा। सवाल है, क्या इस युद्ध की शक्ल और ज्यादा बारूदी होने वाली है? क्या इस युद्ध का दी एंड अभी बाकी है? क्या इजराइल अमेरिका अपने टारगेट को खत्म कर पाएंगे या फिर जूनियर खामेनी खून का बदला खून से लेने वाली कसम को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इस बीच में आपको बड़ी खबर बता दूं कि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पीट हेगसेथ ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। वो कह रहे हैं आज ईरान पर अब तक के सबसे ज्यादा हमले होंगे।
जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ईरान को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी। ईरान की मिसाइलों में 90% की गिरावट आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर घायल है। शायद मोस्तबा का चेहरा विकृत भी हो गया है, भूमिगत हो गया है। ईरान का नेतृत्व, अमेरिका और इजराइल ने 15,000 ठिकानों पर हमले किए हैं, ये अमेरिका कह रहा है, और कह रहा है कि मोस्तबा कहां है। मैं आपको अभी ईरान से हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, मैं उनके पास भी जाऊंगी, क्योंकि उनसे ही पूछूंगी कि ईरान में इस वक्त हो क्या रहा है, क्या उन्होंने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया है। उनसे पूछूंगी कि मोस्तबा खेमनेई के बारे में जो अमेरिका जानकारी दे रहा है क्या वो सही है। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले आपको यह बता देती हूं कि अमेरिका और ईरान, ये समय बताएगा कि किसका बदला पूरा हुआ है, लेकिन ईरान सीधे बोलना चाह रहा है। जब अमेरिका कह रहा है हम सबसे बड़ा हमला करेंगे, ईरान ने वीडियो जारी कर दिया है, खमनेई इज बैक, खमनेई वापस आ गए हैं। जरा देखिए इसे। जारी करके वीडियो बता दिया है कि उनका सुप्रीम लीडर उनके साथ बने हुए हैं। और ये वीडियो किसके लिए जारी किया है? ये वीडियो जारी हुआ है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब इसी के बाद आपको तस्वीरें दिखाती हूं। देखिए बच्ची कैसे गले मिल रही। अब ये तस्वीरें देखिए ईरान की। तेहरान में ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि सुप्रीम लीडर मोस्तबा खमनेई को लेकर किस तरह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और वो अमेरिका का सामना करने के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। खिदमतगुजार कोचक در این مجموعه راه رفتن مسکن عرصه‌های مختلفشون از روز کردید و به دنیا مخابره کردید। और तेहरान में ये बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग अमेरिका से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका हमले के दावे करता रहे। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि मोस्तबा खेमनेई को लेकर जो चर्चाएं हैं, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, वो क्या कहती हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तबा को लेकर दावा किया गया है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मोस्तबा घायल है, वो कोमा में है और एक पैर गंवा चुके हैं। हवाई हमले में घायल हो गए थे मोस्तबा खेमनेई, ये कहा जा रहा है। आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुना। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि वो घायल हो गए। अब मोस्तबा की लोकेशन को लेकर रिपोर्ट्स में क्या दावा किया गया है? वो कह रहे हैं कि तेहरान के सीना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हैं क्योंकि वो बुरी तरह से घायल है और वहीं पर उनका पूरा सुरक्षा घेरा है। अस्पताल के एक हिस्से को पूरी तरह सील किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री और सर्जन मोहम्मद रजा ये इलाज कर रहे हैं और इनको लेकर ये जानकारी सामने आई है। अब आप सोचिए अगर ऐसी लोकेशन सामने आएगी तो क्या वहां पर हमले का डर नहीं है? क्योंकि आपने नेतन्याहू का भी बयान सुना। अब मुस्तबा को लेकर भले ही घायल होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए। ये एक तरफ तेहरान में भीड़ जुट रही है तो दूसरी तरफ नॉर्दर्न इजराइल में ईरान के हमले जारी है। ये मिसाइल हमला किया गया है और मिसाइल हमले में देखिए कितना नुकसान हो रहा है। 33 लोग घायल हो गए। जरा दिखाइए। ये तस्वीरें नॉर्दर्न इजराइल की, जहां तबाही के निशान आपको साफ नजर आते हैं। इजराइल में भी तबाही मच रही है। अगर ईरान मिसाइल हमले कर रहा है तो वहां पर भी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, वहां पर भी लोगों की जान जा रही है और वहां पर भी अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं। तो नुकसान किसी एक का नहीं है, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। इजराइल ही नहीं, अमेरिका को भी इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका के रिफ्यूलिंग विमान KC-135 सैन्य ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया। वो भी तस्वीर देख लीजिए। कल मैंने आपको बताया था अरबों रुपया अमेरिका का अभी तक स्वाहा हो चुका है इस युद्ध में। और वो क्यों स्वाहा हो रहा है ये तस्वीर देखिए। ये वही विमान है, ये KC-135 वही विमान है जो कि आज क्रैश हो गया है। और अरबों रुपए इन हथियारों और विमानों पर अमेरिका लगातार खर्च कर रहा है। अब इन्हीं नुकसानों के बीच ट्रंप के लिए परेशान करने वाली खबर भी सामने आई। जो ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा कर रहे थे, अब वही ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
आखिर जीत गए हैं अगर वो जंग, तो जमीन पर उतरने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? ईरान ने अपना यूरेनियम, कहा जा रहा है, एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां तक पहुंचना अमेरिका की मिसाइल्स के लिए मुश्किल है, उसके B-2 बॉम्बर्स के लिए भी मुश्किल है, और इसीलिए इस ठिकाने तक जमीन पर उतरना जरूरी होगा। न्यूक्लियर बम बना रहा है? क्या ईरान का यूरेनियम भंडार अभी भी सुरक्षित है? क्या ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने में ट्रंप फेल हो गए? ये वो सवाल है जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद उठने लगे, क्योंकि युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर है। इजरायली लड़ाकू विमान ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर चुके हैं। ईरान भी मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी बेसों को निशाना बना चुका है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि युद्ध का मकसद ईरान में रिजीम चेंज और परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना है। लेकिन युद्ध के 2 हफ्तों के बाद ये सामने आया कि ईरानी वैज्ञानिक परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, और जिस गुप्त ठिकाने पर यह हो रहा है उसका नाम पिकैक्स माउंटेन। अमेरिकी इंटेलिजेंस का मानना है कि ईरान ने अपने बचे हुए 900 पाउंड यूरेनियम स्टॉक को पिकैक्स माउंटेन में शिफ्ट कर दिया, जो कम से कम 11 परमाणु बम बनाने से बस कुछ ही कदम दूर है। पिकैक्स धरती की बहुत गहराई में है और लगभग अभेद्य बंकर है। ये ईरान में स्थित एक गुप्त और गहरी परमाणु सुविधा है, जो नातांज के पास जाग्रोस पर्वतमाला में बनी है। यही यूरेनियम संवर्धन या सेंट्रीफ्यूज निर्माण होने का संदेह है। यही 24 घंटे ईरानी वैज्ञानिक काम में जुटे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बंकर बस्टर बम भी काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ही न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। हालांकि ईरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ हमले शुरू भी हो चुके हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन में हमने पहली बार ईरान के विशाल मिसाइल भंडार को ध्वस्त किया और साथ ही अतिरिक्त मिसाइलों के निर्माण संयंत्रों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। हमने ईरान की परमाणु परियोजना को भी ध्वस्त किया, जिसमें वरिष्ठ ईरानी वैज्ञानिकों को गंभीर आघात पहुंचना भी शामिल है। पिछले साल 12 दिन चले युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर कई हवाई हमले किए थे। ट्रंप ने दावा किया था कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन अब पिकैक्स माउंटेन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई, उसने सबके कान खड़े कर दिए। वॉशिंगटन स्थित फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज थिंक टैंक के मुताबिक माना जाता है कि तेहरान पिकैक्स माउंटेन में एक नया न्यूक्लियर ठिकाना बना चुका है। ईरान पर यह भी आरोप है कि उसने अपने नातांज से लगभग 1 मील दूर स्थित पिकैक्स माउंटेन पर एक नई अत्याधुनिक किलेबंद सुविधा का निर्माण किया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि पिकैक्स में ईरान का परमाणु ठिकाना लगभग 330 फीट नीचे हो सकता है, जो फोर्डो से भी 30 फीट ज्यादा गहरा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ग्राउंड ऑपरेशन का इशारा बार बार करते हैं। जमीनी तैनाती ही परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने का एकमात्र तरीका हो सकता है। सवाल है कि क्या अपने इरादों को पूरा करने और पिकैक्स माउंटेन को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका और इजराइल ईरान की जमीन पर अपना सेना उतारेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका युद्ध में फंस गया है। इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था। अमेरिका के लिए ईरान युद्ध से बाहर निकलना अब मुश्किल है क्या? जीत की घोषणा को लेकर व्हाइट हाउस में एक जंग छिड़ गई है। मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर टग ऑफ वॉर, जो कहते हैं ना, एक रस्सी को पकड़ लेते हैं, दोनों तरफ से खींचते हैं, जो अपनी तरफ खींच लेता है वो जीत जाता है। व्हाइट हाउस में भी ऐसा लग रहा है कि यही चल रहा है। ट्रंप के बयानों में बार बार बदलाव जो हो रहे हैं उससे खींचतान हो रही है। अब वहां पर विपक्ष भी उन्हें कह रहा है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप ये जंग हार रहे हैं। अब सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों में बहस भी तेज हो गई है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को हमने सही जानकारी दी है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के फैसले सही हैं, इसे कैसे खत्म किया जाए, यह तय ही नहीं हो पा रहा है। सलाहकार और अधिकारियों के बीच 2 अलग अलग विचार हैं। मानना है कि तेल की जो बढ़ती कीमतें हैं उनसे राजनीतिक नुकसान भी होगा, यानी पॉलिटिकल नुकसान होगा। तेल की बढ़ती कीमत जनता के बीच असंतोष पैदा कर रही है, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि अमेरिका में भी पेट्रोल के दाम बढ़े। ऐसे हालात ट्रंप की लोकप्रियता को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो बयान आ रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के वो बयान वाकई उनकी जीत पर मोहर लगाते हैं? आप खुद सोचिए। अब हमले ईरान के ठिकानों पर भी हो रहे हैं लगातार, और ये हमले इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये बताया जाए कि इस युद्ध में अमेरिका हावी है। इराक में भी ऐसा ही हमला हुआ जिसको लेकर अमेरिका पर आरोप लग रहा है। ये तस्वीर देखिए,
इराक में भी ऐसे ही हमले हो रहे हैं। अब खबर यह भी है कि इजराइल ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर भी एक्शन की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में जमीनी सैन्य कार्रवाई तो शुरू की है, ये आदेश दे चुके हैं। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब लेबनान से लगातार रॉकेट और मिसाइल हमले हो रहे हैं और सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है और इसको रोकने के लिए सेना को सीमा पार कर जमीनी ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत दी गई है। अब सोचिए, इजराइल वहां जाकर जमीनी ऑपरेशन शुरू करेगा सीमा पार करके लेबनान के अंदर, और यहां क्या ईरान में जमीनी ऑपरेशन अमेरिका करेगा? ये दोनों ही एक समय पर होंगे क्या? मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त नजर साहब के पास जा रही हूं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और ईरान से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नजर अब्बास रिजवी साहब, और उनसे मैं पूछूंगी क्योंकि जो खबरें इस वक्त आ रही हैं। रिजवी साहब जरा बताइए, यूएसएस अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा दिया है ऐसा ईरान दावा कर रहा है। अमेरिका इसे सिर्फ मजाक की तरह ले रहा है, वो कह रहा है ऐसा हो सकता है क्या? ये जो सुप्रीमेसी बताई जाती है अमेरिकन मिलिट्री की, अमेरिकन फोर्सेस की, ये दुनिया में खत्म हो चुकी है। बार बार ये कहना कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका बहुत ताकतवर है। अगर अमेरिका बहुत ताकतवर होता तो ईरान जैसा मुल्क वो 14 दिन तक टिक के मुकाबला ना करता। ईरान के पास मिसाइल पावर है जिसके जरिए से वो मिलिट्री बेसिस पे अटैक कर रहा है, मुसलसल अटैक कर रहा है, अमेरिका की फोर्सेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन क्योंकि उनके यहाँ इतना हौसला नहीं है कि अपने नुकसान को कबूल कर सके। आप सोचें, इतने ज्यादा अटैक्स के बाद वो कह रहे हैं कि हमारे 11 फौजी जो हैं वो मारे गए हैं। कोई भी दुनिया का अक्लमंद इंसान इनको कबूल नहीं करेगा कि पिछले 14 दिन से लड़ाई चल रही है और वहां मुसलसल मिसाइल की बारिश हो रही है और सिर्फ 14 सैनिक मारे गए हैं। इसी तरीके से जो इनका अब्राहम लिंकन है उसको नुकसान हुआ है, हुआ है और वो पीछे खिसकते इस वक्त जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत पीछे जा चुके हैं। अब नदर साहब, आप ये कह रहे हैं कि उसे नुकसान पहुंचा है और इसीलिए वो खिसक कर पीछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन के जरिए ही वहां पर एक तरह की सुरक्षा का घेरा मिलता है खाड़ी देशों को। अब वहां ये कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो, ये नेतन्याहू कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू मत करिएगा अगर आप ईरान में हैं, उनके नेताओं की, क्योंकि वहां पर कभी भी हमला हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, किसी मुल्क में घुस के किसी को मार देना ये बहुत ताकत है, या उस मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स का इतने खतरे में आके जमीन पे उतरना ये बड़ी ताकत है। नेतन्याहू साहब 4-5 दिन तक बिल्कुल जो है दुनिया से गायब थे, हवा में थे, जर्मनी में थे, साइप्रस में थे, कहाँ थे दुनिया को नहीं पता था। लेकिन आज यौमुल कुद्स की रैली हुई यहाँ पे तेहरान के अंदर, मिलियंस की तादाद में लोग शामिल हुए। उसमें अली लारिजानी भी थे, प्रेसिडेंट पिज़ेशकियान भी थे, अब्बास आरागची भी थे, यहाँ के चीफ जस्टिस भी थे। आप मुझे ये बताएं कि मैदान में खड़े होना ज्यादा ताकत की अलामत है या किसी के घर में किसी के ऊपर अटैक करके उसको मार देना ज्यादा ताकत की अलामत है? नजर साहब, मुझे एक चीज बताइए, अब क्या ईरान अब ये कह रहा है कि जहां जहां अमेरिकी होंगे वहां वहां खतरा होगा, अमेरिकन्स को टारगेट किया जाएगा? जी बिल्कुल सही है। ये तो पहले दिन के ईरान का स्टैंड पहले दिन से है। ऐसा नहीं है कि कल मुश्तबा खामनेई साहब ने ये किया है तो ये बात शुरू हुई है। पहले दिन से ही, सैटरडे में जब हमला हुआ है उसके 2 घंटे बाद से ही ईरान ने दुबई, कतर, बहरीन, जितने भी यूएस बेसेस हैं उन पे हमला करना शुरू कर दिया है। स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इस पूरे रीजन को अमेरिकन फोर्सेस से खाली करना है, क्योंकि ईरान का ये कहना है कि जब तक अमेरिकन फोर्सेस यहां से नहीं जाएंगी तब तक मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में शांति बहाल नहीं हो सकती है। सारी मुश्किलात अमेरिकन फोर्सेस की वजह से है। इसीलिए रेगुलर तौर पे कतर में, बहरीन में, कुवैत में, इमारात जो यूएई है, हर जगह पे वो मुसलसल हमले कर रहे हैं और कामयाब हमले किए हैं। इनके राडार सिस्टम को, इनके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। नजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, लेकिन आपने जाते जाते ये जरूर बता दिया है कि वहां अब जहां जहां अमेरिकी होंगे खाड़ी देशों में, उन पर हमला करना, उनको टारगेट करना, ये ईरान का प्लान शुरू से है और उसी पर अब आगे अमल किया जा रहा है। अब अमेरिकी सबसे ज्यादा कहां रह रहे हैं? अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी यूएई है इस खाड़ी मुल्कों में, और यूएई में अमेरिकन फैसिलिटीज भी चलती हैं। बहुत से अमेरिकी वहां काम भी करते हैं, वहां पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के दफ्तर हैं। क्या यही वजह है कि दुबई पर लगातार ईरान हमले कर रहा है?
खूबसूरत शहर दुबई, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब दुबई, लेकिन ईरान का प्राइम टारगेट भी दुबई। दुबई में अमेरिकी सैन्य बेस नहीं, फिर भी दुबई क्यों है ईरान का प्राइम टारगेट? 28 फरवरी के बाद से मिडिल ईस्ट के कई देशों पर ईरान लगातार हमले बोल रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इन्हीं में से एक है। बीते 14 दिनों से दुबई में इमरजेंसी लगी हुई है। हालात कब सुधरेंगे ये कोई नहीं जानता। ऐसे हालात की वजह से दुबई को लगातार कई बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान दुबई को निशाना क्यों बना रहा है? उसका जवाब इन 3 फैक्ट से समझा जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। फैक्ट नंबर 2, ईरान का क्लियर मैसेज है कि अगर आप अमेरिका को सपोर्ट करेंगे तो युद्ध आपकी जमीन तक आएगा। फैक्ट नंबर 3, खाड़ी देशों पर दबाव बनाकर अमेरिका के सहयोगियों को कमजोर करना। अभी तक यूएई ने ईरान के हमलों का जवाब नहीं दिया है, बल्कि सभी पक्षों से संयम की अपील की है। लेकिन ऐसी सारी अपील ईरान के ऊपर कोई असर नहीं डाल रही। ईरान ने खासकर दुबई और अबू धाबी को भारी संख्या में मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ईरान ने यूएई की तरफ 1700 से ज्यादा मिसाइलें और 812 ड्रोन दागे, जिनमें दुबई और अबू धाबी सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। दुबई को मिडिल ईस्ट के वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है। दुबई में दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, लेकिन अब इन्हीं कंपनियों में ईरान के हमलों का डर बढ़ रहा है। ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। यानी ईरान, दुबई और अबू धाबी को इसी वजह से नुकसान, क्योंकि दुबई अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो दुबई की छवि को भारी नुकसान भी हो सकता है। दुबई की फाइनेंशियल हब वाली इमेज भी डेंट हो सकती है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं अमेरिका को भी उठाना होगा। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक तरफ ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच इस जंग का असर है, वहीं इन सब के बीच आपको यह भी दिखाती हूं कि कैसे पाकिस्तान के नाम डेथ वारंट जारी हो गया। पर मैं ये कहूं कि इस्लामाबाद के नाम पर यह डेथ वारंट जारी हो गया है, और यह वारंट अफगानिस्तान ने जारी कर दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर बम गिराता रहेगा तो एक बड़ी युद्ध की शुरुआत कर देगा, जो फिर उसके हाथों में नहीं रहेगा। सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर बम गिराने की धमकी दे रहा है तालिबान। इन तमाम धमकियों और हलचल के बीच अमेरिका ने, क्योंकि तालिबान हम धमकी दे रहा है इस्लामाबाद बॉम्बिंग की, इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने वाणिज्य दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये दूतावास अफगानिस्तान सीमा के करीब अमेरिका का सबसे अहम राजनयिक मिशन माना जाता रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस फैसले की जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चौड़े हो रहा। अफगानिस्तान और भीषण हुआ घमासान। पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक, दहल उठा अफगानिस्तान। अफगान की कार्रवाई, पाकिस्तान पर दागे ड्रोन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बीते 24 घंटे में कई हवाई हमले किए हैं, जिसके जवाब में अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के ऊपर बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर आरोप है कि उसने रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें आम लोगों की मौत हो गई, कई इलाकों को भारी नुकसान हुआ। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने दावा किया है कि अफगानिस्तान के कई प्रांतों में हुए इन हमलों में नागरिकों की जान चली गई।
अफगान रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान के कोहाट इलाके में सेना की पोस्ट को निशाना बनाया गया। दावा किया गया इस हमले में कमांड ऑफिस और गोला बारूद डिपो जैसे कई ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। जाहिर है पश्चिम एशिया के बाद भारत की सीमा से सटे इन दो पड़ोसी देशों के हालात चिंताजनक बन गए। वहीं इस मामले पर भारत की भी पैनी नजर। रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि दोनों देशों के बीच अगर ये तनाव बढ़ता है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। पाकिस्तान की शिकायत है कि अफगानिस्तान अपने यहाँ की जमीन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को देता है पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, और अफगानिस्तान की शिकायत है कि वो 2600 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन जिसे डुरंड लाइन कहते हैं हम उसे नहीं मानते और पाकिस्तान वहाँ पर फेंसिंग लगाता है, बार बार बॉर्डर पोस्ट लगाता है। अब देखिए पाकिस्तान बीते कई दिनों से अफगानिस्तान के इलाकों को निशाना बना रहा है। बीते 24 घंटे में पाकिस्तान ने काबुल, कांदाहार और पक्तिया में हमला बोला है। इस हमले की जानकारी खुद अफगानिस्तान सरकार की ओर से दी गई। तो पाकिस्तान का हाल आपने देखा, लेकिन एक तरफ अगर वैश्विक समस्या चल रही है तो दूसरी तरफ तालिबान के साथ अगर युद्ध करेंगे तो फिर अगला टारगेट इस्लामाबाद होगा। इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। बहरहाल आपको यह भी दिखा देती हूं कि आज माइक ऑन है में मैंने आपको जो सारी खबरें दिखाई उनके बाद ये सवाल पूछ रही हूं आपसे कि क्या ईरान युद्ध से पैदा हुए संकट पर सियासत हो रही है।